हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेटी ये लोग नहीं, तुम्हारा भाग खराब है। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनकर आ गया, प्यारा भैया मेरा। आज शांति निवास में ये गाना अपनी तेज धुन पकड़े हुए बज रहा था। पूरे घर में हलचल और खुशियाँ थी। हो भी क्यों ना, आज इस घर के छोटे बेटे ऋषभ की शादी थी। ऋषभ देखने में सुंदर और स्मार्ट पेशे से इंजीनियर था, लेकिन स्वभाव से निहायत ही घमंडी और बदमिजाज बदतमीज था। साची इस घर की बड़ी बहू जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, उसकी शांति निवास में कोई इज्जत नहीं करता था। बात बात में उसको उसके मायके वालों को लेकर ताने देना और नीचा दिखाना सास दमयंती जी, ननद निशा और पति अखिल के साथ साथ पूरे परिवार की आदत थी। हर बात में हर रिश्तेदार के सामने ये जताया जाता कि बिना दहेज शादी करके उन लोगों ने साची पर कितना बड़ा एहसान किया है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट था। दमयंती जी को अपने शराबी और शक्की बेटे के लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। आखिर में झूठी प्रोफाइल बनाकर और झूठ बोलकर अखिल का विवाह साची से करा दिया गया। पढ़ी लिखी साची दोहरे चरित्र के लोगों के बीच आकर फंस गई। किसी से कहकर कोई फायदा नहीं था उसको, क्योंकि जब भी वो अपने मायके वालों को ये बात बताती, कोई उसकी बात सुनने की बजाय सब उसको भाग्य का नाम दे देते। पैसा होने की वजह से समाज में रुतबा और रसूख भी ससुराल वालों का बहुत था, लेकिन दहेज पर लगे महंगे पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल ही उलट थी। आए दिन साक्षी के साथ छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, ताने मारना, व्यंगों के बाढ़ चलाना आम बात थी। ऐसा कोई दिन न बीतता जिस दिन उसको सुख की रोटी सम्मान से नसीब हो। पूरे घर के काम और घर के हर सदस्य के छोटे से छोटे काम उसके भरोसे ही थे। एक बार हिम्मत की आवाज उठाने की कि इतना काम उससे अकेले नहीं हो पाता। तभी निशा ने कहा, अच्छा महारानी जी, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे महलों में रही हैं। बाप की औकात नहीं थी कि बेटी को विदा कर सके, और बेटी के इतने नखरे। दहेज लेकर आती और बोलती तो अच्छा भी लगता। गुस्से में साची ने कहा, पहली बात दीदी, आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों ने ही कहा था कि हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, महल में तो ना सही, लेकिन मेरा छोटा सा मायका किसी महल से कम भी नहीं, जहाँ लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान तो है। साची का जवाब सुनकर माँ बेटी का मुंह बन गया। निशा की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने ससुराल में ना रहकर मायके में ही रहती थी, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार की वजह से काम बहुत होता। शाम को दमयंती जी ने गुस्से में बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे अखिल के सामने परोसा कि अखिल ने साची को इतना मारा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपनी पुरानी यादों के साथ काम करते करते साची के आंखों के कोर गीले हो गए। तभी दमयंती जी ने आवाज दी, कुछ ही देर में ऋषभ के ससुराल वाले आएंगे, तो खाने की तैयारी कर लेना। और हाँ, सबसे जरूरी बात की अपने मायके के जेवर मुझे दे देना, वहीं ऋषभ के दुल्हन को चढ़ाऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेरी माँ के जेवर है। हाँ, तो वैसे भी तेरे बाप ने दिया ही क्या था शादी में, तो उस जेवर पर नियम से हक हमारा ही बनता है, समझी। साची ने तय कर लिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगी, न समाज के डर से न किसी और से डर से। शाम को ऋषभ के ससुराल से सभी लोग आ गए। सबके आओ भगत के बाद ऋषभ के होने वाले ससुर जी सुरेन जी ने कहा, समधन जी, मन में एक ख्याल सवाल था, बुरा ना माने तो पूछूं। दमयंती जी ने कहा, अरे क्या आप भी समझे जी, कहिए क्या कहना चाह रहे थे। सुरेन जी ने कहा, समधन जी, बहुत बार मन में आया कि आपकी बड़ी बहू से कभी नहीं मिला,
अगर कोई बात हो या वो मिलना नहीं चाहती हो तो रहने दीजिए, माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात खराब लगी हो तो। अरे नहीं नहीं समधी जी, रुकिए, अभी बुलाती हूँ, आवाज़ लगाते हुए दामंती जी ने कहा। साची जरा इधर आना तो। दरअसल वो क्या है समधी जी कि साची छोटे घर से है, 2 साल हो गए लेकिन अभी भी बिल्कुल नहीं बदली, वही पुरानी सोच। हमने तो बहुत समझाया कि अच्छे से कपड़ा पहनो, थोड़ा रहन सहन बदलो, लेकिन नहीं किया तो अब क्या कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आजकल लड़कियां सुनती कहाँ हैं किसी का। हमने तो शादी भी बिना दहेज की करी, यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके पास ना हो तो एक साड़ी में आशीर्वाद देके भेज दो हमारी बहू। हमारे घर में तो बेटी बहू में कोई फर्क नहीं होता। मेरे लिए तो जैसे निशा वैसे ही मेरे दोनों बहुएं। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी साक्षी से जा टकराई। नजरें चुराते हुए दमयंती जी ने कहा, ये लीजिए आ गई साक्षी। सुरेंद्र जी ने साक्षी को देखकर कहा, आपसे मिलना चाहता था क्योंकि आप मेरी बेटी की तरह ही हैं। बारात में आप भी आइएगा। बातों बातों में उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मेरी बेटी से कभी कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझकर। अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 21 साल। तब साक्षी ने कहा, तो अंकल जी क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी कम उम्र में आप अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? बेटिया, आप तो जानती ही हैं कि आजकल समाज में दहेज कितना बढ़ गया है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिना दहेज दिए योग्य वर मिलना नामुमकिन है। सामने से इतना अच्छा रिश्ता चलकर आया तो भला कौन मना करेगा। वैसे भी समधी जी की अमीरी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। साची ने बीच में बात काटते हुए कहा, माफ कीजिएगा अंकल जी, थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन आप अपनी बेटी को प्यार ही नहीं करते। वो तो बोझ है आपके लिए जिसे आप उतारना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। बेटियां तो पिता के दिल का टुकड़ा होती है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। अच्छा, फिर भी आप उसकी शादी उससे बड़े लड़के जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा है, जो सक्की शराबी अय्यास होने के साथ साथ बदमिजाज और बदतमीज भी है, जिसके लिए लड़कियों का मतलब नैपकिन है, जिसे इस्तेमाल करो और फेंको, उसके साथ कर देना चाहते हैं। अंकल जी, आप जैसी ही भूल 4 साल पहले मेरे पिता ने की थी, जिसका दंश मैं आज तक झेल रही हूँ। बड़े घर के लड़कों के साथ बिना दहेज शादी करना जिंदगी भर एहसानों की भारी गगरी सिर पर ढोने के जैसा ही है, जिसे मैं आज तक ढो रही हूँ। मकान और अशोक देखकर नहीं, लड़की की शादी लड़के का और उसके परिवार का चरित्र और व्यवहार देखकर करनी चाहिए। चलती हूँ, आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे। और जाते जाते साची ने अपनी सास से कहा, और हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ के जेवर किसी भी शर्त पर या डर से शादी के लिए नहीं दूंगी। कहते हुए साची वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अखिल पर पड़ी तो गुस्से में घूरते हुए उसे देखी जा रहा था। पास आके उसने साची के कानों में धीरे से कहा, अब अपना हश्न याद रखोगी तुम। आज पलटकर उसी लहजे में साची ने भी कहा, फिर तो आजीवन जेल की सलाखों के पीछे भी जाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ तैयार रहना तुम भी। चलती हूँ, घर के अंदर रहना है कि जेल के सोच कर रखना। कहते हुए साची वहाँ से चली गई और लड़की वालों ने रिश्ते से मना कर दिया। सच में दोस्तों, बेटी का विवाह अमीरी देखकर नहीं, लड़का और उसके परिवार की व्यवहार देखकर करनी चाहिए।